यस। तो वो जो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसको एक बार मैं फटाफट से इसके जो रूल्स हैं, है ना, जैसे कुछ बच्चों ने डिस्कस किया था मेरे साथ बाद में, कि जो बेसिक रूल्स थे, ठीक है, और रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा, ठीक है, जो सिग्मा के निकालने की बात हो रही थी, ठीक है, और सिग्मा का जो रूल्स था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। एक बार ये फटक से इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला रूल्स में आपको बताया था कि आपको क्या लिखना है, कि किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या लिखना है। फर्स्ट पहला काम होगा कि जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं उनका आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला काम तो यही करना था। फिर मैंने बताया था कि आप 1s को एक साथ रखो, फिर मैंने बोला था 2s 2p को एक साथ आपको रखना है। नेक्स्ट आपका था 3s एंड 3p, इनको एक साथ रखना है ना। 3d को इसके बाद इसके साथ रखना है। 4s एंड 4p, इनको आपको साथ में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4d है, इसको अलग रखना है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको यहीं यहीं तक मिल सकते हैं, ठीक है। जो आपको 4d तक मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं तक मिलेंगे। बस समझने वाली बात है। अगर आपका जेड इफेक्टिव निकालने को आता भी है तो मैक्सिमम आपको 40 तक ही पूछेगा, ठीक है। तो इसके ज्यादा कुछ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम बात करते हैं जेड माइनस सिग्मा। एक बार सिग्मा के रूल्स को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला काम तो आपको ये करना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड जो रूल्स था, उस रूल्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल सेल हायर देन the electron, higher than the electron in given question, contribute zero effect, ठीक है। तो इसको भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था जब मैं क्वेश्चन करा रहा था। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल सेल, ठीक है, हायर देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, कंट्रीब्यूट जीरो। मतलब मैंने कल क्वेश्चन कराया था कि अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बात करो, उसने अगर सिर्फ थ्री डी के बारे में ही पूछा है कि थ्री डी के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जो टेस्टिफाई इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसके पहले वाली सारी आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्री के जो बाद वाली ऑर्बिटल्स अगर कंट्रीब्यूशन आता भी है तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। इस बेसिक लाइन का मतलब यही है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो जो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, सिग्मा के लिए स्केलिंग का, वो आपका 0 होगा, बिकॉज उसके बारे में नहीं पूछा गया है। ये दोनों रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है। यस। थर्ड रूल की बात करते हैं। एक बार कंक्लूड करता हूँ पूरा, आपको एक बार रूल्स क्लियर हो जाएगा फिर से, ठीक है। फॉर एनएस और एनपी, एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए सिग्मा हमने बोला था, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सेल, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.35, ठीक है। ये जो सेम सेल की अपन बात कर रहे हैं, दिस इज एनएथ, ठीक है। हम एनएथ को लेके बात कर रहे हैं, बेटा प्लीज ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर हम पहले हम एनएस और एनपी के बारे में, मैंने टेबल भी बनवाई थी, एक बार आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सेल, लेकिन यहाँ पे जो एनएथ की बात करेंगे, ठीक है, तो एनएथ आपका एस होगा और एनएथ ही आपका पी होगा। तो उस केस में आप क्या लेंगे, 0.35 इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ n-1, ठीक है। ये nth को लेके था, ये n-1। अगर n-1 s होगा या n-1 p होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है 0.85, जो हमने कल भी डिस्कस करी थी, ठीक है, 0.85। और अगर यहाँ पे मैं पहले ns और np को लेके बता रहा हूँ, अगर बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है बच्चों n-2th इसमें प्रेजेंट है, या फिर आपके n-3th में प्रेजेंट है, एंड सो ऑन, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज दी 1.00, ठीक है। ये तो मैंने बात करी कि अगर आपका जो एस और पी को लेके पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके
nth में है तो 0.35 लेना है सिग्मा। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके, हम s को लेके बोल रहे हैं, s को लेके, अगर s अगर आपका n-1 में डिफाइन किया जा रहा है तो 0.85, n-2, n-3, n-4, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो उस केस में आपकी वैल्यू कितनी लेनी है, 1.00 लेनी है। 1 आपको बहुत बार बोला जाएगा। जिसमें एक एक्सेप्शन भी था, वो मैंने डिस्कस किया था हीलियम को लेके, ठीक है, एक एक्सेप्शन मैंने डिस्कस किया था, है ना, फॉर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर डिस्कस किया था मैंने। और वहां पे एग्जांपल भी आपको दिया था, जहां पे इसकी जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो 0.3 आती है। और कौन सा स्पेशल केस था बच्चों, हीलियम वाला, ठीक है, इसको प्रीवियस डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अपन सेकेंड रूल पे। अभी एनएस और एनपी बात करी थी, अब हम बात करते हैं फॉर एन डी इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस केस में पहला पॉइंट लेते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सेल, अगर सेम सेल में होंगे, और पहले बच्चों बात करते हैं एनएथ को लेके, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 0.35। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम इनर, इनर सेल को लेके बात करते हैं, तो इनर सेल का मतलब बच्चों n-1th हो जाएगा, या फिर आपका n-2th हो जाएगा, सो ऑन। तो इन सब केस के अंदर इनकी जो वैल्यू होती है दैट इज दी 1, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो, बिल्कुल ध्यान से समझ के रखना है। तो डी में अगर आपके nth वाला सेक्शन आएगा तो 0.35, बाकी n-1, n-2, n-3 अप टू, ठीक है, जो भी आपको मिलेंगे वैल्यूज उन सबके लिए आपके यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये बेसिक सा रिवीजन मैंने आपको यहाँ पे कराया। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, यस। तो एक बार बच्चों हम क्या करते हैं, लिथियम एंड बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्लोरीन। तो लिथियम का अगर कंफ्यूजन की बात करते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s1। आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिख पाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, एटॉमिक नंबर आपको पता ही है। मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इनका जो सिग्मा है या जो जेड इफेक्टिव है ना, उनको लेके वैल्यूज क्या क्या आती हैं। तो ये तो आपका सीक्वेंस जो मिल रहा है कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, तो ये सारे के सारे आपके सीक्वेंस क्या किसमें दे रखे हैं, पीरियड में, ठीक है। तो पीरियड के अक्रॉस अगर हम जाते हैं तो उस केस में आपकी ये जो वैल्यू है, वो जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिथियम लिया तो लिथियम की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 1.7 आई थी। जरा आप याद करो, इसमें इस वन इलेक्ट्रॉन को नहीं, वन इलेक्ट्रॉन को टेस्टिफाई करना है, ये आपका टेस्टिफाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अंदर वाले दो इलेक्ट्रॉन्स आपको डिफाइन किए, तो सिग्मा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा 2 × 0.85, ठीक है, यही तो होगा। तो जहां से इसकी वैल्यू आई थी 1.7, ठीक है, कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अरे क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कंफ्यूजन आपको पता है, एक बार इस टेबल को पूरा कर ही देते हैं, क्योंकि जो जो पीरियड टेबल में सिग्मा को रिलेट कर रहा है स्क्रीनिंग को, ठीक है। सेकंड बात करते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम वाले केस में कंफ्यूजन क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, है ना, एस ब्लॉक का सेकेंडरी का है। तो इस केस में आपको यहाँ से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो एक बचेगा। बाकी अगर यहाँ पे सिग्मा निकालते हैं तो वो कितना आएगा, तो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 0.35 का, है ना, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा। और बाकी आपका प्लस करके होगा 2 × 0.85। इनको आप सॉल्व करना तो यहाँ से वैल्यू आती है 2.05 के समथिंग, ठीक है, सिग्मा। इसी तरीके से अगर बोरॉन की बात करते हैं, 5 एटॉमिक नंबर होता है, ये तो आपको पता होगा ना, ये 3 है, ये 4 है, हमने पीरियड लिखा है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है। तो बोरॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 1s2 होगा। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, 2s2 होगा, और 2p1, पी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोरॉन फैमिली। तो यहाँ पे इसका सिग्मा कितना आएगा, बस ये टेस्टिफाई हो जाएगा, तो बाकी सिग्मा निकलना आसान है इसके लिए। 2 इंटू कितना होगा, 0.35, ठीक है, यस। और नेक्स्ट क्या होगा, 2 इंटू इसके लिए कितना होगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.85 ना, यस। बाकी इलेक्ट्रॉन दो बचेंगे तो 0.85। चलिए इसको अब देखते हैं, तो यहाँ से आंसर कितना इसका आएगा, कहीं ना कहीं आपकी 2.05 से बड़ी वैल्यू आएगी, अब वो आएगी आपकी 2.4 के अराउंड, ठीक है। इसी तरीके से हम कार्बन की वैल्यू निकालते हैं। तो कार्बन में आपका मिलेगा 1s2
2s2 एंड आपका यहाँ से 2p2। तो यहाँ से आपको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, एक बचेगा। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा निकालूंगा तो सीधा आंसर क्या आएगा, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। दो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका आंसर आता है 2.75। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन के साथ बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, तो इसका कंफ्यूजन तो पता ही है सभी को कि भाई 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p में जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2p3। इसका सिग्मा आप निकालना, इसका सिग्मा आता है 3.1 के अराउंड, ठीक है। ऐसे बात करते हैं ऑक्सीजन को लेके, तो ऑक्सीजन में आपका कंफ्यूजन क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p में जाएंगे बच्चों कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो यहाँ से आपके सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.45 के अराउंड आती है, ठीक है। लास्ट बच्चों फ्लोरीन, यहाँ पे आपका होगा 1s2, 2s2 और 2p में जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस, तो यहाँ से आपको जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो आती है बच्चों 3.8 के अराउंड, ठीक है। तो एक बात मैं इस टेबल के थ्रू ये समझना चाह रहा हूँ कि बच्चों मैंने यहाँ पे सेकंड पीरियड लिया है, ठीक है। तो अक्रॉस दी पीरियड, अगर आप पीरियड का मतलब बच्चों लेफ्ट राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट में ट्रेवल कर रहे हो, ओवैसी पे हम बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे जो सिग्मा की वैल्यू है, मतलब जो स्क्रीनिंग की वैल्यू है, बात समझो बेटा, वो क्या हो रही है भाई, स्क्रीनिंग बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग बढ़ने का तो समझ में आता है क्या, हम लोग जो सिग्मा की बात कर रहे हैं, सिग्मा हम एक्चुअली हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हैं, और वो किस तरीके से, आप जरा चेक करो, लिथियम से अगर हम बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो सिग्मा की वैल्यू बताओ कितनी चेंज हो रही है, 1.7 से कितनी जा रही है, 2.5 जा रही है, वैल्यू इंक्रीज करी, यहाँ 2.4 हुई, 2.4 से 2.75 हुई, वैल्यू इंक्रीज हुई, यहाँ भी इंक्रीज हुई, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी इंक्रीज हुई। लेकिन जब यहाँ से हम निकालते हैं, जब यहाँ से हम निकालेंगे जेड इफेक्टिव निकालेंगे, तो सिग्मा तो आपको पता है, जेड इफेक्टिव अपन निकालेंगे। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल पाओ तो शायद आपको समझ में आएगा और बेटर कि जो आपका एक बात और समझ लो यहाँ से कि जब हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे पीरियड के अंदर, तो सिग्मा की वैल्यू बच्चों हमेशा इंक्रीज करती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। सिग्मा की वैल्यू बच्चों क्या करेगी, इंक्रीज, आपको दिख भी रही है, सिग्मा ऑलवेज इंक्रीज। बट अपन अगर बात करते हैं जेड इफेक्टिव की, तो क्या एग्जैक्टली जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करेगा, क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेड जेड स्टार अगर इफेक्टिव की बात करते हैं तो जेड माइनस सिग्मा होता है, और आपको पता चल रहा है कि जो जेड है, जेड बच्चों क्या होता है, वो ये एटॉमिक नंबर है 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 3 में से माइनस करना है 1.7, तो 3 में से अगर मैं 1.7 को माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाती है, पता है जरा, 3 में से 1.7 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, समथिंग 1.3 समथिंग कुछ आएगी वैल्यू, अरे बताओ बेटा 1.3, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे बेरिलियम वाले केस में 4 में से माइनस करेंगे 2 पॉइंट, ये तो लगभग आपकी 1.95 के राउंड वैल्यू आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 1.95 के राउंड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे क्या आ रही है, बड़ी, जेड स्टार की वैल्यू बड़ी आ रही है। फिर देखो इन केस ऑफ बोरॉन, तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे 5 माइनस 2.4 करेंगे, 2.6 आएगी वैल्यू, यहाँ पे देखो 2.6 आएगी। इसके बाद आप 6 माइनस 2.75 करेंगे, तो एग्जैक्टली जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो रही है, जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू इंक्रीज करेगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट राइट जाने पे पीरियड के अंदर आपका सिग्मा तो इंक्रीज करेगा, बट जेड इफेक्टिव की वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। और जेड इफेक्टिव बच्चों क्या है, जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो आप देखो कि ऊपर से अब लेफ्ट राइट जाने पे आपकी जेड स्टार की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब लिथियम कंपैरिजन में बेरिलियम, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। भाई बेरिलियम के पास तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है, जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, जो आपका रिजल्टेंट, जो आपका नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 1.95, और यहाँ पे आपकी 1.3 आ रही थी, तो वैल्यू तो इंक्रीज करी ना। अब इसका बेरिलियम से बोरोन पे आओगे तो यहाँ भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यहाँ भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इधर जाओगे यहाँ भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं लिथियम से बेरिलियम की तरफ जा रहा हूँ तो बच्चों प्लस 0.05 जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। आप चेक करके देख लो, लगभग आपका 0.05 जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है समथिंग इंक्रीज करती जा रही है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स बेटा क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस बेटा क्या करेगा, भाई न्यूक्लियस ही तो अट्रैक्टिव फोर्स डिफाइन करेगा ना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए।
तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस डोमिनेट कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियस डोमिनेट करेगा तो साइज बच्चों श्रिंक करेगा, साइज छोटा होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज हमेशा आपका छोटा होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है इस टेबल से? ये बात क्लियर हो रही है? तो लेफ्ट टू राइट जाने पे सिग्मा बढ़ेगा, बट जेड जेड इफेक्टो मतलब जो इफेक्टो न्यूक्लियर चार्ज है जेड स्टार है उसकी वैल्यू क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। ये बात सभी क्लियर हो रही है? बताइए एक बार। यस, चलो ये तो आपको पीरियड में समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि बच्चों अलोंग दी, हाँ अब हम बात करते हैं कि अगर ग्रुप के साथ बात करते हैं तो क्या सीन होगा। जैसे मैंने ग्रुप फर्स्ट लिया, पीरियड वाले केस में समझ में आ गया, लेकिन बच्चों अभी मैंने नोबल गैस को इंक्लूड नहीं किया है। नोबल गैस के साथ बच्चों आपका डिफरेंट केस होता है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है बिकॉज ऑफ बॉन्डर बॉल। मैं बताऊंगा उसके बारे में। अब यहां तक समझ में आ गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो जेड स्टार है या जिसको अपन जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। और जेड स्टार अगर बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग जो पूरा डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रोटॉन और न्यूक्लियस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज प्रोटॉन विल डोमिनेट, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट साइज होगा, एटम का जो साइज होगा, दैट विल डिक्रीज। अब समझ में आ रहा है सभी को? भाई अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का, तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्लोज आता जाएगा। नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट अगर मैं जंप करता हूँ ग्रुप के अंदर तो भी आपका साइज छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से हम कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं पीरियड के अक्रॉस, तो आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस का इंक्रीज कर रहा है। वो हमने अभी मैथमेटिकली भी देख लिया। अब बात करते हैं ग्रुप को लेके। तो बच्चों मैंने ग्रुप 1 लिखा है, ग्रुप 1 को जरा यहाँ पे ले लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन नहीं लेना है बिकॉज उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आपका रूबिडियम, नेक्स्ट आपका सीजियम, बस यहीं तक फोकस करना है। ध्यान देते हैं थोड़ा, जरा इसकी वैल्यूज भी निकालते हैं अपन। तो देखो इसमें जेड की वैल्यू कितनी है, 3। इसकी जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 11। अरे मैचिंग नंबर ऐड कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 19 जेड। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 37। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 55। अब जरा देखो ये तो जेड की वैल्यू होगी बच्चों। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ सिग्मा, तो सिग्मा भी आप लोग निकाल पाओगे। सिग्मा इसका आता है 1.7, आप निकाल के देखना एक बार। इसका सिग्मा आता है 8.8, ये आता है 16.8, ये वैल्यू आती है 34.8, एंड लास्ट 55 की वैल्यू आती है 52.8। ये समथिंग आपकी वैल्यू आती है सिग्मा की। और इसके बाद अगर बच्चों में बात करता हूँ यहाँ से जेड इफेक्ट, जेड स्टार की बात करते हैं। आप जेड स्टार निकाल पाओगे बिकॉज सामने आपको ये तो जेड दे रखा है, तो क्या करना है, जेड माइनस सिग्मा कर देना है, वैल्यूज मिलती जाएगी। तो यहाँ से 1.3 आ जाएगी, 3 माइनस 1.7, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 2.2 आएगी। इसके बाद बात करेंगे तो ये भी 2.2 आती है। इसकी बात करेंगे तो ये भी समथिंग 2.2 के अराउंड वैल्यू आती है, ये भी आपकी 2.2 के अराउंड वैल्यू आती है, समथिंग क्लोज वैल्यू आती है, अप्रॉक्स क्लोज वैल्यू। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो ग्रुप में ट्रेवल करने पे जेड इफेक्टिव या जो जेड स्टार है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिसके साइज विल डिक्रीज। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, देखो अगर मैं टॉप टू बॉटम ट्रेवल कर रहा हूं ग्रुप के अंदर, तो उस केस में जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों लगभग बराबर आती है। तो बराबर आने की वजह से यहाँ पे जेड जो जेड इफेक्टिव होगा वो अपनी रोल को प्ले नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जेड इफेक्टिव एग्जैक्टली पीरियड में वर्क करता है, सर ग्रुप में वर्क क्यों नहीं करता है? तो ग्रुप में बच्चों जेड इफेक्टिव वर्क इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा तो वैल्यू बढ़ रही थी ना, वहां पे आपने देखा। तो जेड इफेक्टिव हमेशा पीरियड में ही वर्क करेगा, दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। जेड इफेक्टिव कभी भी बच्चों आपके ग्रुप में वर्क नहीं करेगा बिकॉज वैल्यू सेम आती है। तो फिर ग्रुप में कौन वर्क करता है? आपको पता है ग्रुप में साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज प्रिंसिपल सेल बढ़ती है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ती है। 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि घर में अगर एक कमरा है हाइड्रोजन के पास, तो नेक्स्ट एलिमेंट लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रूबिडियम आएगा, सीजियम आएगा। तो कहीं ना कहीं कमरे बढ़ते जा रहे हैं। तो कमरे बढ़ने का मतलब भी बेटा वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही हैं, समझ में आ रहा है? तो जिसकी वजह से साइज आपका बढ़ता है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव से आंसर कभी भी नहीं बनता अक्रॉस द ग्रुप। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर? अरे ये बात क्लियर हुई? बताइए बेटा। अरे सभी को समझ में आया? यस, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे
नेक्स्ट पॉइंट आएगा एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे आ चुकी है, एटॉमिक रेडियस को हम कैसे समझें। तो देखो बेटा, कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करते हैं, कोई डाउट्स अगर रहेगा तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है, टेक्स्ट कर दो मैं देख लूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अगर बच्चों हम लोग ध्यान दो, अगर हम कॉन्सेप्चुअली अगर रेडियस को डिफाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज distance between the nucleus and this is nucleus and capital N, nucleus and outermost cell electron, but it is not possible to calculate exact value of atomic radius। क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे। मैं सिंपल से डेफिनेशन की बात करता हूं कि भाई व्हाट इज एटम, एटम का रेडियस, ये एटम हो गया, इसकी रेडियस क्या होगी, आप बोलोगे सर ये होगी, भाई ये न्यूक्लियस है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, तो ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड आपका एटॉमिक रेडियस। सिंपल से वर्ड में बोल सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि बच्चों यहाँ पे हम जब भी एटॉमिक रेडियस का डिस्कशन करेंगे तो आप एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चों है ना वो न्यूक्लियस के आसपास कुछ अपने वेव नेचर को शो करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरीके से अपने नेचर को शो करता है। अब हाँ, बिकॉज यहाँ पे कभी हम ऐसे सोचते हैं कि ये आपका यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, ये तो हम जनरल ट्रेंड में बना लेते हैं, बट अगर आप यहाँ पे साइंटिफिकली देखोगे तो ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इस तरीके से डिफाइन नहीं हो सकती है, बिकॉज उसके पीछे रीजन यही है कि श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन थ्योरी है वो काफी मॉडर्न थ्योरी है, और मॉडर्न थ्योरी बच्चों यही कहती है कि आप एग्जैक्टली जो आपका एटॉमिक रेडियस है उसको आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, नहीं तो श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है वो आपकी फेल हो जाएगी, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी इतनी आराम से फेल नहीं हुई है। तो हम जो बात करते हैं दिमाग में रखते हैं कि एक्चुअली जो आपका साइज, जो एटॉमिक रेडियस, वो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहा होगा, इस तरीके से मूव नहीं कर रहा होगा स्फीयरिकल जो हम लोग पाथ को देख लेते हैं, जो गलत आंसर होगा। तो इसलिए हम लोग कभी इस पे फोकस नहीं करेंगे। जब इससे फोकस नहीं करेंगे तो इसका मतलब उसका पाथ डिफाइंड नहीं है, जब इसका प्रॉपर पाथ डिफाइंड नहीं है तो हम किस तरीके से एटॉमिक रेडियस को निकाल पाए। समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन इज एक्जेक्टली वेव, अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव है तो एटम्स की बाउंड्री नॉट डिफाइंड, एटम्स की बाउंड्री प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। भाई यहाँ तो क्लोज हो जाएगी ना, यहाँ पे दूर हो जाएगा, फिर से पास आएगा, फिर से दूर आएगा, फिर से पास आएगा, फिर से दूर जाएगा, तो क्या बाउंड्री डिफाइन हो रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है। और जब बाउंड्री डिफाइन प्रॉपर नहीं हो रही है तो हम एटम के रेडियस को आसानी से और इजीली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे बेसिक डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी रेडियस हो सकती है, बट ये रेडियस हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल सकते बिकॉज पाथ आपका क्लियर नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या क्या रीजंस हैं। तो यहाँ पे कर लेता है ड्यू टू कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है आपका एटम इज टू स्मॉल। पहली चीज, कोई इतना बड़ा तो है नहीं साइज में कि भाई हम फटाक से पकड़ के और वैल्यू को नाप लें, मेजर कर लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहला पॉइंट ये डिफिकल्ट होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड है कि एटम doesn't have well defined boundary, well defined boundary नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, because of no fixed number of cell, ठीक है। यस, तो सेकेंड पॉइंट आपका रीजन ये हो गया कि भाई एटम है, डजंट है वेल डिफाइंड बाउंड्री, जिसकी वजह से हम लोग इसके रेडियस को काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको हम लोग पढ़ेंगे, शायद आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वहां पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हेल्प से हम लोग वहां पे
3 टाइप के पेंसिल क्वांटम नंबर को भी निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वेव नेचर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन नहीं कर सकते एटॉमिक रेडियस की। सभी को समझ में आ रहा है? ये तीनों रीजन आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि अगर आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है तो सो वी विल कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इन बाउंडेड स्टेट। मतलब आप सिंगल एटम की कभी भी नहीं निकाल सकते हो, सिंगल एटम को लेके कभी भी आप एटॉमिक रेडियस को नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज रीजन आपको मैंने दे दिया। तो सिंगल एटम को लेके नहीं निकाल सकते तो हम कैसे फिर निकालेंगे? तो बच्चों हम लोग मूव करेंगे बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट का मतलब है कि कंपोजिशन, कि एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो आपका एक एटम ए है, दूसरा एटम भी ए है, इसको होमोटॉमिक बोलेंगे। अगर एक एटम ए है, एक एटम बी है, इसको बोलेंगे हेटेरोटॉमिक बोलेंगे। तो डिफरेंट टाइप के एटम का जब कॉम्बिनेशन होगा, जो बॉन्डेड स्टेट जनरेट होगी, तब हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये बात समझ में आ गई? सिंगल क्यों नहीं निकाल सकते हैं, बॉन्डेड की तरफ हम क्यों मूव कर गए? बिकॉज अगर सिंगल से निकाल पाते तो बॉन्डेड की तरफ मूव भी नहीं करते। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर? जब बाउंडेड में हम जंप करेंगे तो फिर इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। तो डेफिनेशन बच्चों क्या हो जाएगी? तो हम बोल सकते हैं सो इट इज सिंपली हाफ ऑफ द क्या होगा? हाफ ऑफ द इंटर, दो एटम हो गए ना, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, वही बच्चों बोली जाएगी यहाँ पे आपकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है भाई, एक एटम ये होगा, दूसरा एटम आपका ये होगा। यहाँ बी की बात करते हैं, ये दोनों ए टाइप है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी होगा। तो ध्यान दो, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने लिखा ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन बदलेगी बिकॉज ऑफ बॉन्डेड स्टेट, इट इज सिंपली हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी डिस्कस करेंगे। तो अब इस डेफिनेशन को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो नेचर ऑफ रेडियस जो होगी बच्चों को किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। एग्जैक्टली, कि बॉन्डिंग किस तरीके से है, बिकॉज हम लोग बॉन्डेड स्टेट पे फोकस कर रहे हैं। तो आपका जो नेचर ऑफ जो रेडियस होगा वो एग्जैक्टली डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। तो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग वी विल डिफाइन इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो टाइप्स हैं वो बच्चों होंगे 4 टाइप्स एटॉमिक रेडियस के। हम लोग नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं उसी के बेस पे। तो फर्स्ट आती है बच्चों कोवैलेंट रेडियस, सेकेंड आपकी आती है वंडरवॉल रेडियस, थर्ड आती है बच्चों आपकी मेटेलिक रेडियस, और फोर्थ वन इज आयोनिक रेडियस। क्या समझ में आ रहा है सभी को? एनी कंफ्यूजन? बच्चों रेडियस क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? जिसको हम लोग इंटरेक्शन स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन स्टेट, कि एटम का जो इंटरेक्शन है ना, उसके इंटरेक्शन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो 4 टाइप की रेडियस आपको देखने को मिलती है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? कोवैलेंट, वंडरवॉल, मेटेलिक एंड आयोनिक। यस, अरे बताओ बच्चों, क्या था? सभी क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कोवैलेंट रेडियस को लेके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट रेडियस? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज, ये थ्योरी भी साथ में लेके चलेंगे, डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर या इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपका जो दो एटम्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, उसकी बच्चों क्या देखना है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हम कैसे देखेंगे? तो ध्यान दो, एक एटम आपका ये है, जब भी एटम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो वहां पे क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच में। तो एक एटम आपका ये है, एक एटम आपका ये है, दोनों एटम आपके सेम टाइप के हैं। प्लीज ध्यान दो, दोनों एटम्स आपके सेम टाइप के हैं। तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल डी। ठीक है, मैंने स्मॉल डी बोला है। और इस स्मॉल डी, ये ओवरलैपिंग हुई है बीच में, जो मैं कर रहा हूँ ये बीच में ओवरलैपिंग हुई है दो एटम्स की। टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? डी।
और ये आपको जो बीच में रिप्रेजेंट करे दिस इज एक्चुअली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसका हम हाफ करेंगे तो कोवलेंट रेडियस, ये भी एटम ए है, ये भी एटम ए है, अगर ए एटम की मुझे रेडियस निकालनी है तो बच्चों यहाँ पे निकलेगी डी ए, जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी ए से ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो वही बेटा क्या होगी, कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम ए। समझ में आ गया? अरे कोई क्लियर? बहुत और बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको डी ए का मतलब दे रहा होता है बॉन्ड लेंथ, डी ए का मतलब बॉन्ड लेंथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको बॉन्ड लेंथ की वैल्यू दी जाएगी और आपको कोवेलेंट रेडियस पूछी जाएगी, आप उसका आधा कर देना और आपको यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए निकल के आ जाएगी। ये बात सभी को समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? हाँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एटम्स लिए बच्चों होमो एटॉमिक लिया है, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ होमो एटॉमिक। पहला केस होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक का मतलब है सेम टाइप के एटम्स, ठीक है, सेम टाइप के एटम जब बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे तो उस केस में हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया? अभी बात करेंगे हाइड्रो एटम को लेकर। अरे होमोटोमिक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यस, डी ए का मतलब बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। सेकंड, सेकंड बच्चों हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट हाइड्रोएटॉमिक के लेके, ठीक है, हाइड्रोएटॉमिक, हाइड्रोएटॉमिक को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों आपको एक एटम ए है, एक एटम आपका बी है, दोनों कोवेलेंटली अटैच है। जैसे एक एटम ए ये हो गया, एटम बी आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ध्यान दो, ये एटम आपका बी हो गया है। दोनों एटम बच्चों डिफरेंट हैं, ए का साइज छोटा है, बी का साइज बड़ा है, तो हम तो बेटा वही फोकस करेंगे ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लाइक दिस। ध्यान दो, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, और यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ से आर ए क्या हो गया बेटा, यहाँ से लेके ये पॉइंट, ये जो लाइन यहाँ से डिस्टेंस होगी ये आर ए बोले जाएंगे, रेडियस ऑफ एटम ए। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर बी। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली बच्चों डिस्टेंस तो इक्वल में नहीं रही है, तो फिर कैसे निकाला जाए? यस, तो फिर इसके फर्दर दो केस बन जाते हैं। तो पहला केस ये बनता है कि अगर बच्चों इन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या होती है, सेम, अगर इन दोनों एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो उस केस में जो हम डीएबी निकालेंगे, डीएबी का मतलब बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इसके न्यूक्लियस से एटम ए के न्यूक्लियस से एटम बी के न्यूक्लियस तक, तो ये वैल्यू आपकी आती है आर ए प्लस आर बी। ध्यान दो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी, तो बेटा समझ में आ रहा है डीएबी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी का आपके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो डीएबी मैंने बोला है, ठीक है। अच्छा, पहला केस है। सेकंड केस अगर बोले तो अगर बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की अगर आपकी डिफरेंट हो जाती है, तो डिफरेंट हो जाएगी तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो उस केस के अंदर बच्चों एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं स्टीवेंसन, स्टीवेंसन सोमेकर फॉर्मूला। साइंटिस्ट का नाम है स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, जहां पे हम निकालते हैं डीएबी की वैल्यू। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों डिफरेंट होगी तभी आपको फॉलो करना है सोमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला, स्टीवेंसन सोमेकर फॉर्मूला। तो डीएबी होता है आर ए प्लस आर बी माइनस में 0.9, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं चाई ए माइनस चाई बी। चाई मतलब हम स्पेलिंग ले लेते हैं, इसका मतलब सी एच आई, बोलने में आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सी एच आई, चाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डी आपका डीएबी निकल के आएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9, यहाँ से एक्स ए माइनस एक्स बी। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर सभी को? एक्स ए क्या है, हाँ पहले आर ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आर ए क्या है, ये सिंगल बॉन्डेड एटम, मैं बोलूंगा आर ए का मतलब है सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए, आर बी हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। यहाँ पे शाई ए बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शाई ए और शाई बी ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। यस, शाई ए और शाई बी ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, शाई बी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, ठीक है। तो अब यहां से समझो अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी तो शाई ए शाई बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, भाई दोनों वैल्यू सेम, 0, तो 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसलिए आपके यहाँ पे ऊपर आर ए प्लस आर बी निकल के आ रही है। अब बात समझ में आ रही है? अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हाइड्रो एटॉमिक वाला केस आता है तो दो केस दिमाग में आने चाहिए। पहला केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, सेम होगी तो उस केस में आपकी चाहिए माइनस चाहिए की बात करते हैं 0 हो जाएगा, इसलिए आर ए प्लस आर बी आपका निकल के आएगा इसी से फॉर्मूले से ही। और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट होती है तो आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, और यहाँ से आपकी डी ए बी की वैल्यू निकल के आएगी, इसको आधा कर देना तो आपकी एटॉमिक रेडियस निकल जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये डीएबी का तो आधा करेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी ए बी का हाफ कर देंगे, रेडियस डिफाइन हो जाएगी,
और इसका आधा करेंगे तो वहां भी आपकी फेयर रेडियस डिफाइन हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस, नाउ इट इज क्लियर। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ तक बच्चों बात समझ में एक बार आगे हुई अच्छे से? आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है आसानी से? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है? आप उसको जरा एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन बच्चों है, आपको बताना है, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है कि ऑक्सीजन एटम की कोवलेंट रेडियाई, ठीक है, हम कौन से एग्जांपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया है O2, सेकंड एग्जांपल है O3, थर्ड एग्जांपल है आपका वाटर मॉलिक्यूल, और फोर्थ एग्जांपल है आपका H2O2। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा होगा जो ऑक्सीजन एटम की एटॉमिक रेडियाई को इजीली कैलकुलेट हम यहां से कर सकते हैं? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो मैं हमेशा बच्चों बोलूंगा कि जहां पे आपका ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले आपको मूव करना है कि भाई ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल को सर्च करो, वहां पे निकालना आसान हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड। तो इसके अंदर तो बच्चों होता है ओ डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड वाले में तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ओजोन को आपको पता है डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, रेजोनेंस करता है, तो यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भाई जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहा है ना वो थोड़ी डबल बॉन्ड बन जाता है, रेजोनेंस करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या मिलता है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है इस तरीके से, ठीक है, डॉट डॉट करके ये वाला। इस तरीके से H2O की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड तो मिलता नहीं है, ये भी पॉसिबल है। H2O2 आपको दिखेगा बिल्कुल, बिकॉज H2O2 के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। देखो आपको ये बॉन्ड मिल रहा है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कार्बन की बच्चों निकालनी है एटॉमिक रेडियाई, ठीक है? ऑप्शन में देता हूं, बताना आपको किस ऑप्शन से हम लोग कार्बन एटम की एटॉमिक रेडियाई को निकाल सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया मैंने आपको C6H6, सेकेंड ऑप्शन दिया मैंने C2H4, थर्ड ऑप्शन दिया मैंने C2H6 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया मैंने C2H2। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ जरा? हमेशा फोकस करना है कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ज्वाइन होना चाहिए, ये कंडीशन आनी चाहिए, दिस इज मस्ट कंडीशन, राइट? तो ये कंडीशन आपको देखनी है कि कहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपको मिलता है, वही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो चलो चेक करते हैं। ये तो बच्चों बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर आपका कंजुगेशन होता है, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से हम कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं मिलता है प्रॉपर, तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन बच्चों आप जनरल फॉर्मूले से भी पहचान सकते हो, आजकल लेक्चर में ले रहा हूँ। तो C4 आपको C2H4 दे रखा है, तो यहाँ से क्या है CnH2n दिख रहा है आपको, ठीक है, CnH2n एल्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल भी ये भी नहीं हो सकता। ये देखो C2H6 ये हो जाएगा बेटा, देखो CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, एल्केन को CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो क्या होगा, कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लो, हो गया बच्चों ये देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ रेडियस डिफाइन होगी। लास्ट वाले में बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये आपको ये मिल रहा है CnH2n-2, मतलब ये एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपको मिल जाए। क्लियर हो गया सभी को? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों है नाइट्रोजन, इसकी निकालनी है आपको एटॉमिक रेडियाई। तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको ऑप्शन देता हूं और जरा आप सिलेक्ट करना। तो पहला ऑप्शन है N2 डाई नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है आपका हाइड्राजोइक एसिड N3H, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है, पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, N2O। नेक्स्ट बच्चों में देता हूं N2H4। कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे आपका नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन आपको मिल जाए, ये फोकस करना है। तो पहले वाले केस में तो बच्चों मिलता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो बिल्कुल नहीं, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। N3H की बात करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बच्चों N के साथ डबल बॉन्ड N होता है और इधर होता है आपका NH, ठीक है। तो अब आप फोकस करो, क्या यहाँ से आंसर बन सकता है, बताइए बच्चा? यहाँ पे क्या होगा भाई, लॉन पेयर होगा, तो लॉन पेयर सिंगल एंड आपका डबल बॉन्ड, देखो बेटा, तो लॉन पेयर इसको पुश करेगा, पाई इधर भागेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ भी जनरेट होगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चों रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होने की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं होगा। N2O की बात करते हैं, तो यहाँ पे होता है N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो,
इसका ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ भी कोई चांस नहीं है। एन डबल बॉन्ड एन, तो ये भी नहीं होगा। N2H4 को जरा देखो फोकस करके, एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हाइड्रोजन का, कर दिया मैंने। बाकी बच्चों 5 बैलेंसी होती है, तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल से आंसर बन गया। देखो एन सिंगल बॉन्ड एन मिल रहा है, तो एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? नाउ इट इज क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? चलो, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात करी थी कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल बच्चों आता है HF का, जैसे एग्जांपल आता है HCl का। देखो सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों डिफरेंट, तो इस केस में हम फॉलो करते हैं क्या, शोमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला, या फिर बच्चों इक्वेशन। उस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं जो अभी मैंने जस्ट आपको बताई थी। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लो। तो यहाँ से 2 एटम है बच्चों, RAB इज इक्वल टू RA प्लस RB। बहुत बच्चों यूनिट में डिफरेंस आता है 0.09, यहाँ पे होगा डेल्टा EN, जो मैंने चाहिए लिखा था ना वही है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बच्चों है एंगस्ट्रॉम के अंदर है, 0.09 लिखा होगा मतलब एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहीं पे अगर आपका लिखा हो RAB पाइकोमीटर के साथ, तो वहां पे 9 हो जाएगा। RA प्लस RB माइनस में 9, ब्रैकेट में आपका डेल्टा EN। तो जब 9 लिखा जाएगा तो बच्चों ये आपका पाइकोमीटर में हो जाएगा। तो आपका हो सकता है कि ऑप्शंस के चारों ऑप्शन किस में दे रखे हैं, एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं कि पाइकोमीटर में। तो आपको ध्यान रखना 9 और आपका 0.09, ये आपको डिफरेंस गलती कर सकते हो। इस गलती को मैंने यहाँ पे सुधार दिया है। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कोवलेंट रेडियाई निकालना है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो आपका मॉलिक्यूल दे रखा है, इस मॉलिक्यूल की आपको निकालनी है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, कुछ मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे डाटा देता हूँ बच्चों। मैंने लिखा है बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन, F2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो दे रखी है 1.44 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से आपको बॉन्ड लेंथ आपको दी गई है बच्चों हाइड्रोजन H2 की, वो आपको दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके बाद बच्चों उसने बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दैट इज इक्वल टू 4। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वैल्यूज भी डिस्कस करूंगा, अभी क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.1। यही बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की भी होती है, 2.1 फास्फोरस की होती है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट 4 होती है। ये क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे पूछा है कि बच्चों यहाँ पे निकालना है एटॉमिक रेडियाई, आपको निकालनी है इस HF मॉलिक्यूल की। ये क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, तो दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में ये आ रहा है कि बच्चों ये एटम A है, ये एटम B है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कैसी है, डिफरेंट। तो बच्चों आएगा शोमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, उसको लगाना है और आंसर बनेगा। इसमें आपको एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो एंगस्ट्रॉम वाला इक्वेशन आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया 0.09। तो देखो बच्चों, यहाँ से जो बॉन्ड लेंथ उसने बोला है, मतलब क्या कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन की, यहाँ बच्चों क्या देगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इनकी यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ दे रखी है, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ DFF। 0. जो आपके 1.44 है, ये DFF की वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू आपको DHH दे रखी है। समझ में आ रहा है? जो मैंने बताया था ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, वही वैल्यू, इसको आधा करना पड़ेगा। अगर इसको आधा करेंगे तो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल के आएगी। मैं इसको आधा करूंगा 1.44 को, तो निकल के गई आपकी एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम निकल के आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आधा तो करो, 0.74 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका 0.337 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये आपके आ गया रेडियस किसकी बेटा, हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की आ चुकी है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ से 1.44 से रखा, ये आपकी बॉन्ड लेंथ थी फ्लोरीन की, F सिंगल बॉन्ड F की बॉन्ड लेंथ थी। उसका आधा करेंगे, आधा करने का मतलब समझ में आता है कि बच्चों वो आपकी जो डिस्टेंस है एक एटम की, तभी आपकी बॉन्ड लेंथ को, आप बॉन्ड लेंथ को आधा करेंगे। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, और उसको आधा करेंगे तो रेडियस निकल के आएगी, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दे रखी है 1.44, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। इसको आधा कर दो, तो आधा करेंगे तो वैल्यू कितनी, 1.44 डिवाइड बाई 2, तो 0.72 एंगस्ट्रॉम निकल के आ जाएगी। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आपको निकलना है RHF इज इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या आंसर आना चाहिए, रेडियस ऑफ एटम ए 0.72 प्लस रेडियस ऑफ एटम बी, मतलब जो आपका 0. हाइड्रोजन का हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे फिर माइनस में 0.09 ब्रैकेट में। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लिख लो, बड़ी वैल्यू, वैसे मोड होता है, बहुत जगह आपको मोड लिखा मिलेगा है ना, ऐसा मोड लिखा होता है। तो मोड का मतलब बेटा अगर नेगेटिव आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप 4 बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो आपको कितना होगा, कितना आंसर आएगा 4.0, और यहां से करेंगे तो आपका 1.9 आएगा। 1.9 आ गया ना।
बस अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से RHF की वैल्यू निकल के आ जाएगी और जो ही क्वेश्चन में पूछी गई है। तो लॉजिक आपको समझ में आया सभी को? क्लियर? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आती है 1.09 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 0.171। जरा इसको माइनस कर देना तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 0.919। ये कुछ आंसर होगा एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है? दिस इज मस्ट। अगर बच्चों यहाँ पे पाई को मीटर में दे रखा होता तो हम पाई 9 वाला फॉलो करते हैं ना, 0.09 9 को लेके सॉल्व करते हैं। अभी बात समझ में? चलो इसके बाद यार इतने इंतजार करना पड़ता है, डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यस नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों एल्केन, ठीक है? यहाँ पे लिखा है मैंने एल्कीन, इसके बाद लिखा है मैंने यहाँ पे एल्काइन, ठीक है? एल्कीन, हम एल्केन की बात करते हैं तो मैंने लिया बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फ्री वैलेंसी। एल्कीन की बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कुछ यूं होगा। और एल्काइन की बात करते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस तरीके से, ठीक? और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है? और पाइकोमीटर की बात करें तो 154 पीएम, ठीक है? दोनों यूनिट में ध्यान रखना। इसके अगर एंगस्ट्रॉम में बात करते हैं तो 1.34 बैलेंस बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी हो जाएगी ना, जब बॉन्ड लेंथ है इसकी वैल्यू होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम समथिंग, 1.20 बोलते हैं समथिंग, ठीक है? एंगस्ट्रॉम, ठीक है? अभी मैं पूछूं अगर आपसे फर्स्ट वाले केस को लेके कि इस वाले केस के अंदर जो आपकी कोवलेंट रेडियस है, भाई कोवलेंट बॉन्ड ही मिलता है ना, हाइड्रोकार्बन्स कोवलेंट बॉन्ड के लिए पॉपुलर है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम का निकालना है एटॉमिक रेडियस। तो कैसे निकाला जाएगा? भाई दोनों एटम तो सेम है ना, ये भी दोनों सेम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 spn sp, है ना? तो इस केस में एक कार्बन एटम की रेडियस निकाल सकते हो। तो बेटा बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154 पाइकोमीटर में, तो 154 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना सॉल्व। इसकी पाइकोमीटर में 134 पीएम, इसकी कितनी होगी? 120 पीएम, ठीक है? इसमें पूछा जाए आप निकाल पाओगे तो यहाँ से इसका आंसर सॉल्व कर लो, 77 पाइकोमीटर। तो एल्केन के अंदर एक कार्बन एटम की जो रेडियस आती है वो 77 पाइकोमीटर। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो यहाँ पे एल्कीन को लेके, तो इसकी कितनी आएगी? 134 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा कितना आपका? 68 आ जाएगा, 68.0 आप लिख सकते हो, ठीक है? ये आपकी हो जाएगी पाइकोमीटर में। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो एल्काइन वाले केस की, इसका भी आधा करना पड़ेगा, 120 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगी बच्चों 60 पाइकोमीटर। तो एल्काइन के अंदर जो आपकी एक कार्बन एटम की रेडियस आती है उसकी वैल्यू आपकी 60। तो वी विल डिफाइन कि बच्चों यहाँ से हो क्या रहा है कि भाई एल्केन से अगर हम एल्किन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल, ये बॉन्ड बढ़ रहा है ना, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो एग्जैक्टली बच्चों यहाँ से जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जा रही है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी होती जा रही है। देख लो ये 77 थी, सॉरी हाँ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो रही है। देखो 154 थी, यहाँ से 154 से 134 एंड आपका 120, तो बॉन्ड लेंथ छोटी तो रेडियस भी छोटी होगी। हाँ बिल्कुल छोटी होगी। देखो बेटा ये 77 है, देन 68 हुआ, देन आपका 60 हुआ। तो इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर, अगर हम एल्केन से एल्काइन की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या डिक्रीज होगा, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? और बॉन्ड लेंथ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आपका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब ध्यान दो आप सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो अगर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज करती है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, एटॉम रेडियस भी क्या होगी? छोटी होगी। अब समझ में आ रहा है? अगर बच्चों एटॉम रेडियस बढ़ेगी तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर छोटा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? अरे बताओ सभी लोग, क्लियर हुआ सभी को? चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है आपका वॉन्डर वॉल रेडियस। वॉन्डर वॉल रेडियस, ठीक है? वॉन्डर वॉल रेडियस क्या है? तो वॉन्डर वॉल रेडियस भी कुछ वैसी है बच्चों, हम हाफ ऑफ द डिस्टेंस की बात करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ ही बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग वॉन्डर वॉल रेडियस को बच्चों बोलते हैं विदाउट एनी बॉन्ड, विदाउट एनी बॉन्ड रेडियस, ठीक है? विदाउट एनी बॉन्ड रेडियस। ऐसा क्यों? ये बच्चों न्यूट्रल गैसेस मॉलिक्यूल के साथ देखने को मिलती है। जैसे H2 एक मॉलिक्यूल होगा, दूसरा भी आपका एक गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है?
दो आपके यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल दे रखे हैं H2 एंड H2। तो यहाँ से अब ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बच्चों ओवरलैप नहीं करते हैं। भाई गैसेस मॉलिक्यूल ओवरलैप थोड़ी नहीं करते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस सपोज ही होगी, वो दूर दूर ही प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वॉन डेर वाल रेडियस बच्चों डिफाइन मैं कर रहा हूँ, इट इज फॉर गैसेस मॉलिक्यूल्स। और गैसेस मॉलिक्यूल्स बच्चों दूर ही दूर होते हैं, क्लोज थोड़ी नहीं होते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत उनकी मैक्सिमम थोड़ी नहीं होती है, ठीक है, रिपल्शन होता है मैक्सिमम। तो मतलब इनकी डिस्टेंस बच्चों कुछ इस तरीके से आपकी अरेंज की जाएगी, ठीक। तो हम बात तो बच्चों वही करेंगे डेफिनेशन में कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वही तो इसका न्यूक्लियस सपोज मान लो यहाँ पे इसका नहीं हो तो इसकी डिस्टेंस आधा करेंगे, तो यहाँ से आर वॉन डेर बॉल हो जाएगी आपकी कि DH2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इस डिस्टेंस का अपन आधा कर देंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी बॉन्ड लेंथ है, ये होगी आपकी DH2 सिंग आपका H2, इसको अपन आधा कर देंगे तो आपकी वॉन डेर वाल रेडियस निकल के आ जाएगी। क्लियर, जिसको अपन थोड़ा सा अलग तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान दो। जिससे मान कर चलो बच्चों इनके कुछ अरेंजमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैं ए बी लेके समझाऊं तो एक एटम लाइक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम है ए बी, ठीक है, और इसके साथ एक आपको मॉलिक्यूल और ए बी दे रखा है, तो क्या करना है, बी को बी के सामने लेके आना है। तो मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, बी इधर लेके आया, ए इधर लेके आया, ध्यान दो, ठीक है। तो अब क्या करना है कि बच्चों एक एटम बी है, ये एटम बी है, एक मॉलिक्यूल ये था ए बी, एक मॉलिक्यूल ये था, तो बी और बी एटम को क्लोज लेके आना है। अगर आपको निकालने है एटम रेडियस फॉर बी तो इन दोनों को क्लोज लेके आना है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, और इसको हम आधा करेंगे तो आंसर बनेगा। तो देखेंगे यहाँ से मैं अगर बोलता हूँ आर वॉन डेर वाल रेडियस फॉर बी एटम तो क्या होगा, डी बी बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ बच्चों मुझे ए का निकालना है, ए के बारे में, तो फिर यहाँ पे आप जो भी मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल जब लेके आओगे तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करोगे कि ए के ए पास में आ जाए, जैसे कुछ इस तरीके से, ये ए यहाँ से बी, तो देखो ए के क्लोज ए आ गया, इसका आधा आधा करेंगे तो यहाँ से आपको रेडियस निकल जाएगी। तो यहाँ से आपकी जो रेडियस ऑफ वॉन डेर बॉल और द ए एटम आ जाएगी कितनी भाई, DEA डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। और क्वेश्चन में आपको बॉन्ड लेंथ दी जाएगी, आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सभी को बात क्लियर हुई, बताइए बच्चों। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों वॉन डेर बॉल और कोवेलेंट दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, रेडियस किसकी बड़ी होगी। तो वॉन डेर बॉल आपकी बड़ी होती है कोवेलेंट से, क्यों भाई, कोवेलेंट में तो ओवरलैपिंग होती है ना एटम्स की ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है, तो इसलिए आपकी जो जनरली जो वॉन डेर बॉल रेडियस होती है वो बड़ी होती है कोवेलेंट से। ये बात समझ में आई सभी को। और वॉन डेर बॉल रेडियस ऑब्वियसली बच्चों डिफाइंड फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैस के लिए डिफाइन करेंगे, इनर्ट गैस के लिए डिफाइन करेंगे, परफेक्टली डिफाइन करेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे बोलूंगा मैं हीलियम, तो हीलियम का निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो हीलियम तो बच्चों आपस में पहले से स्टेबल है, एक एटम ये आपस में ओवरलैप भी नहीं करेंगे, आपके क्लोज भी नहीं होंगे। तो हीलियम का न्यूक्लियस है, एक आपके हीलियम का न्यूक्लियस है, गैसेस फेज में है, इनकी ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड DHE एंड HE, ये डिस्टेंस जिसको अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वॉन डेर बॉल के अंदर। और इसको अगर आधा कर देंगे तो यहाँ से आपकी जो अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ हीलियम, और ये आपकी एक्चुअली में वॉन डेर बॉल रेडियस होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी DHE सिंगल बॉन्ड HE, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, इसका आधा कर देना, आधा कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी को, वॉन डेर बॉल इज क्लियर, बताओ बच्चों, समझ में आया सभी को, ओके। अब इस जो वॉन डेर बॉल है इसको हम लोग ब्रॉडली बच्चों टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। इसके टू टाइप्स आपके रहते हैं जनरली, ठीक है, टू टाइप्स रहते हैं। पहला इसका जो टाइप होता है हम डिफाइन करते हैं इसको नॉन मेटल्स के लिए भी, नॉन मेटल्स, ठीक है, और दूसरा इसको हम डिफाइन करते हैं इनर्ट गैस के लिए। तो इनर्ट गैस वाला तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है, ठीक है। तो जो आपके नॉन मेटल्स हैं हम उसके लिए डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो बेटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करें तो एक आपका मॉलिक्यूल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरीन F2 में मैंने बोला कि F2 का मतलब एक एटम ये होगा फ्लोरीन का, भाई दो एटम हो गए ना, आप इस बात को समझो, एक एटम आपका, देखो मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरीन F2 तो F2 मतलब क्या, F और F, ये दूसरा F आपका ये और ये, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनेंगे, F2 जब बनाएगा तो वहां पे कोवेलेंट रेडियस डेवलप होगी। भाई फ्लोरीन तो आपका कैसा होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक उसे चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस मिलेगी। लेकिन मैं पूछूं कि F2 और F2 इन दोनों के बीच में आपको रेडियस बतानी है,
तो इन दोनों के बीच की रेडियस बच्चों वो वंडरबॉल होगी, लेकिन एफ और एफ के बीच की रेडियस कौन सी होगी, वो कोवेलेंट होगी। ये बात समझ लो। तो नॉन मेटल्स के अंदर बच्चों दो रेडियस प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, कोवेलेंट और वंडरबॉल। तो ये F2 ले लिया मैंने। तो देखो इनके न्यूक्लियस ये हो जाएंगे भाई, 4 एटम होंगे ना क्लोरीन के, ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस, यहाँ ये डिस्टेंस और आपकी ये डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कोवेलेंट कौन कौन सी होंगी, मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे कोवेलेंट कौन सी होगी, तो आपको आंसर पता चलेगा कि बेटा देखो ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ बेटा, ये जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो F2 को लेके होगी। ये बॉन्ड लेंथ आपकी F2 को इसका आधा कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी, वो आपकी कोवेलेंट होगी। लेकिन मैं बोलूं कि यहां से लेके, ध्यान दो, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये आपकी मैंने बोली है स्मॉल डी है, और इसका आधा करेंगे तो वो जो आधा आएगा, जो डी का आधा आएगा, वो होगी आपकी वंडरबॉल्ट रेडियस। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की रेडियस प्रेजेंट होती हैं, एक होती है आपकी कोवेलेंट, एक होती है आपकी वंडरबॉल्ट। समझ में आ गया। बाकी मैंने आपको इनर्ट वाला तो समझा ही दिया, इनर्ट वाले में कैसे होगा, एक एटम ये होगा, एक एटम ये होगा, हीलियम हीलियम, बस इसका आधा कर देना, तो यहां से आपकी ये वाली जो वैल्यू होगी वो वंडरबॉल होगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, दिस इज वंडरबॉल। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस। तो बच्चों हम लोग यही को इसको यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।